नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। 15 और 16 जून की रात को लद्दाख की गलवान वैली में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में हुए खूनी झड़प के बाद सीमाओं पर अभी भी तनाव बना हुआ है। 20 सैनिकों के इस खूनी संघर्ष में शहीद होने की वजह से पूरे देश में गम के साथ साथ चीन के प्रति एक गुस्से का माहौल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर पहली बार प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता एवं संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता है। इस बारे में किसी को भी जरा सा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का जो ये अंतिम वाक्य था, यह बहुत महत्वपूर्ण था। यह इस बात को दर्शाता है कि हमारे जवानों ने चीनी सेना को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। सरकार ने सेना को यह छूट दे दी है कि वह परिस्थिति के अनुसार जरूरी कदम उठा सकते हैं। सेना के पास यह छूट है, यह आज़ादी होगी कि उसे किस तरह से जवाब देना है और क्या करना है, उसके संबंध में वह लोकल स्तर पर यानी कमांडर स्तर पर निर्णय ले सकती है। इस बीच भारतीय सेना ने उन 20 जवानों की पूरी सूची आज जारी कर दी जो 15 और 16 जून की रात को वीरगति को प्राप्त हुए। वे हैं कर्नल बी संतोष बाबू हैदराबाद से, नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन मयूरभंज, नायब सूबेदार मनदीप सिंह पटियाला, नायब सूबेदार सतनाम सिंह गुरदासपुर, हवलदार के पलनी मदुरई, हवलदार सुनील कुमार पटना, हवलदार विपुल रॉय मेरठ सिटी, दीपक कुमार रेवा, सिपाही राजेश ओरांग बीरभूम, सिपाही कुंदन कुमार ओझा साहिबगंज, सिपाही गणेश राम कांकेर, सिपाही चंद्रकांत प्रधान कंधमाल, सिपाही अंकुश हमीरपुर, सिपाही गुरविंदर संगरूर, सिपाही गुरतेज मानसा, सिपाही चंदन कुमार भोजपुर, सिपाही कुंदन कुमार सहरसा, सिपाही अमन कुमार समस्तीपुर, सिपाही जय किशोर सिंह वैशाली तथा सिपाही गणेश हंसदा ईस्ट सिंहभूम। ये वो 20 वीर जवान हैं जो इस मातृभूमि की रक्षा में वीरगति को प्राप्त हो गए। आइए जानते हैं आखिर गलवान वैली इतना क्यों महत्वपूर्ण है। लद्दाख के जिस स्काई चीन क्षेत्र को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बंजर भूमि बताया था, जहाँ पे एक तिनका भी नहीं उगता है, आखिर वह चीन और भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और चीन इस तरह से इतना तिलमिलाया हुआ क्यों है। चीन की इस तिलमिलाहट के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। जो सबसे पहला कारण है वह है जो चीन का काराकोरम हाईवे है। यह इस गलवान वैली जहाँ पे जो खूनी संघर्ष हुआ है, इससे महज 70 किलोमीटर की दूरी पे है। और इसी हाईवे पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको CPEC कहा जाता है, वह है। उस काराकोरम हाईवे की सुरक्षा को लेकर के
बहुत ज़्यादा चिंतित है। उसका मुख्य कारण यह है कि यह हाईवे लद्दाख के अस्काई चीन क्षेत्र, जिसको कि चीन ने कब्जा कर रखा है, और तथा पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए जम्मू एवं कश्मीर के एवं लद्दाख के भाग से गुजरता है, जो कि भारत की ज़मीन है। भारत ने कभी भी उसके ऊपर अपना दावा नहीं छोड़ा। इसको लेकर के चीन हमेशा सशंकित रहता है कि भारत कभी भी उस क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है। भारत और चीन के बीच में एक सहमति बनी थी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी कि LAC के दोनों तरफ दोनों देश कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे। भारत ने तो कोई निर्माण कार्य नहीं किया, लेकिन चीन ने भारत चीन सीमा तक, यानी यूँ कहें कि LAC तक, जो कि तिब्बत का क्षेत्र है, उस तिब्बत के क्षेत्र में चीन ने बहुत ज़्यादा विकास किया। जो सड़कें हैं, जो मूल आधारभूत संरचना है, उसका तेज़ी से विकास करते हुए पूरी सीमा तक पक्की सड़क और बिजली की सप्लाई तक स्थापित कर चुका है। अब भारत ने भी चीन की इस रणनीति का जवाब देना शुरू कर दिया है और पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी के साथ सीमा पर आधारभूत संरचनाएं, जिसमें सड़क, पुल इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर के चीन बौखलाया हुआ है। कुछ दिन पहले ही जब अगर यहाँ उत्तराखंड क्षेत्र को लेकर के देखें, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो लिपू लेक का एरिया है, वहाँ पर जब भारत सरकार के द्वारा एक पुल का उद्घाटन किया गया, उसके बाद से चीन बौखलाया हुआ है और उसने नेपाल को उस एरिया पर विवाद पैदा करने के लिए उकसाया। लेकिन भारत उससे रुक के बिना सीमा पर जो इस तरह के विकास कार्य है उसको और तेज कर रहा है। जब मई में चीन ने लद्दाख के क्षेत्र में, चाहे लद्दाख के कई क्षेत्रों में इस तरह की हरकतें करनी शुरू की, उसके बाद भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड, पुल इत्यादि निर्माण का कार्य है, उसमें और तेज़ी लाया है। कुछ दिन पहले ही, पिछले सप्ताह ही झारखंड से सड़क निर्माण में कार्य करने वाले मजदूरों को लेकर के एक ट्रेन लद्दाख पहुंची है। यानी चीन यह कोशिश कर रहा था कि भारत को किसी तरह से डरा धमका करके जो सीमा के पार में LAC के समानांतर जो सड़क का निर्माण कर रहा है, जिससे कि जो डिप्लॉयमेंट है, यानी भारतीय सेना को वहाँ तक पहुँच आसान हो जाए, वह पहुँच में हो जाए, उसको करने से रोका जाए। उसके उलट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एवं भारतीय सेना ने जो ये निर्माण कार्य था भारत सरकार द्वारा, उसको और तेज़ कर दिया गया। इससे चीन और बौखला गया। तो ये तो मैंने वजह बताई कि आखिर चीन इतना बौखलाया हुआ क्यों है। और एक और चीज़ है, चीन ने भारत को कभी अपना दोस्त माना ही नहीं। हमेशा भारत को एक प्रतिद्वंदी और दुश्मन की तरह चीन ने व्यवहार किया है और उसी के अनुसार रणनीति भी बनाई है। और यह चाहता रहा है कि भारत को न तो आर्थिक रूप से और न सामरिक रूप से आगे बढ़ने दिया जाए और वह पूरे क्षेत्र का एकमात्र महाशक्ति बन करके उभरता रहे। लेकिन चीन अपने किसी भी प्रतिद्वंदी, आपको चाहे वो हांगकांग हो, ताइवान हो, जापान हो या भारत हो, तिब्बत पर तो पहले भी कब्जा कर चुका है, या भूटान हो, उनको बार बार धमकाने की कोशिश करता रहा है। ताइवान पिछले कुछ दिनों में कई बार चीन की वायुसेना को वापस जाने पे मजबूर कर चुका है कि जो चूँकि लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे जो वार्ता हुई, उसके बाद से यह सहमति बन गई थी कि डी एस्केलेशन होगा, यानी दोनों सेनाएं वापस जाएंगी, पीछे हटेंगी। तो फिर चीन ने ऐसा क्यों किया? तो उसमें एक थ्योरी आया कि लोकल लेवल पर, यानी स्थानीय लेवल पे जो कमांडर लेवल पे है, उसमें से किसी की वजह से इस तरह की घटना हो गई। लेकिन जिस तरह से वो चीन की सेना का लोकल यूनिट का बयान हो और चीन की विदेश मंत्रालय का बयान हो, जो दोनों में समानता है, उससे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि वह अचानक हुआ घटना नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी रणनीति के तहत की गई है और इसको राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्तर पर इसकी मंजूरी दी हुई है। यानी भारत
के सामने यह चुनौती है, या तो वह युद्ध के लिए मैदान में डट जाए या फिर मैदान छोड़ करके भाग जाए। भागना तो ऑप्शन है ही नहीं। तो यदि चीन ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो मामला और आगे बढ़ना तय है। यानी ये दोनों देश के संबंध, पहले कल के ही मैंने वीडियो में कहा था कि ये वाटरशेड मोमेंट है। अब भारत और चीन के संबंध कभी भी पहले जैसे नहीं रह गए हैं। अब जब भी भारत चीन संबंधों की बात होगी तो पहले बात होता था 1962 के बाद और 1962 से पहले। अब बात होगा 2020 के बाद, यानी 15 और 16 जून 2020 के बाद और 15 और 16 जून 2020 के पहले। चीन ने जो कायराना हरकत की है उसको लेकर के पूरे देश भर में ज़बरदस्त गुस्सा है। और चीन के आर्थिक बहिष्कार की न सिर्फ जनता अपने तरफ से पहल कर रही है, बल्कि भारत सरकार के ऊपर भी ज़बरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। और भारत सरकार के ऊपर दबाव है, और इस दबाव का ही नतीजा है जो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का 2 दिन पहले पिछले सप्ताह ही एक चीनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। आप मान के चलिए अगले कुछ दिन में वह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने जा रहा है। और जनता अपने स्तर पर इसका चीनी वस्तुओं का बाइकाट कर ही रही है, क्योंकि लड़ाई 2 स्तरों पे होता है। एक तो सामरिक स्तर पर है और दूसरा आर्थिक स्तर पर। सामरिक स्तर पर जो भी जवाब देने हैं, जो भी लड़ाई है, वह भारतीय सेना देख लेगी। लेकिन जो आर्थिक बहिष्कार है उसमें भारत सरकार के साथ साथ आम जनता की भी सहभागिता है। और आम जनता की सहभागिता चीनी सामानों के बहिष्कार से शुरू होती है। यानी हम चीनी वस्तुएं नहीं खरीदेंगे। आज के परिस्थिति में जो आर्थिक चोट है वह सामरिक चोट से ज़्यादा बड़ी है। जब पूरे देश में इस तरह का 20 जवान अपने शहीद हो गए, उसके बाद से एक गुस्से का माहौल है। लेकिन फिर भी जो कुछ लोग हैं ये इस परिस्थिति में भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस परिस्थिति में वह व्यंग्यात्मक टिप्पणी करके मोदी सरकार को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन वह भूल जा रहे हैं कि यह परिस्थिति, आप प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछिए, आपका अधिकार है। सरकार गलती करे तो उसको अकाउंटेबल कीजिए। लेकिन जब संकट देश पर है तो आपको देश के साथ खड़ा होना है, आपको सेना के साथ खड़ा होना है। जो सीमा पर तैनात है सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं, वो इस देश की सुरक्षा के लिए गंवा रहे हैं, इस मातृभूमि पर शहीद हो रहे हैं। आपको यह देखना होगा कि आपके ये व्यंग उनके ऊपर तो नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि चीन ने अब तक यह नहीं बताया कि उसके कितने सैनिक मरे, तो इस दावे पर कि चीन के 43 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, उस पर कैसे भरोसा कर लिया जाए। हालांकि यहाँ पे मैं यह बताना चाहूँगा कि CIA के हवाले से भी कई समाचार पत्रों ने भी इस तरह की खबरों को प्रकाशित किया है। ताइवान के एक प्रमुख समाचार पत्र ने एक कार्टून प्रकाशित किया है जिसमें भगवान श्री रामचंद्र को ड्रैगन को तीर मारते हुए दिखाया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ताइवान के अंदर भी चीन को लेकर के कितना गुस्सा है। तो वो अलग बात है। तो जो लोग यह कह रहे हैं कि जब तक चीन यह स्वीकार न करे, यह बताए नहीं कि उसके 43 सैनिक मारे गए हैं, तब तक इस दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो उनको लेकर क्या कह सकते हैं? जो चीन आज तक यह नहीं बता पाया कि कोरोना वायरस की वजह से उसके कितने नागरिक मारे गए, जो चीन समय पे जानकारी नहीं दी, जानकारी छुपाई पूरे विश्व से, जिसके कारण आज पूरा विश्व स्वास्थ्य एवं आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उस चीन से यह कल्पना कर रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं कि उसके कितने सैनिक मरे, वो उसके बारे में बताएगा। जिस चीन ने 1962 के भारत चीन युद्ध में उसके कितने सैनिक मारे गए, उसके बारे में वह 1990 में जाकर के जानकारी दिया। यानी 30 साल बाद जो चीन 1962 के युद्ध में अपने सैनिक मारे गए उसकी जानकारी दे रहा है। जो देश अपने शहीद सैनिकों का सम्मान नहीं कर सकता, उनको स्वीकार नहीं कर सकता, उससे आप सच्चाई की उम्मीद करते हैं?
उनके बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि वह शिरोमणि है। उनसे तर्क नहीं किया जा सकता है। आप उनसे तर्क कर नहीं जीत सकते हैं। कुछ लोग लगातार यह कमेंट कर रहे हैं कि मोदी ने देश का क्या हालत कर दिया। पाकिस्तान के साथ संबंध खराब है, चीन के साथ ये स्थिति हो गई है, नेपाल के साथ भी एक सीमा विवाद है। तो उनसे एक चीज़ पूछने की ज़रूरत है कि इससे पहले क्या ये सारे देश फूल माला लेकर के और फूलों का गुलदस्ता लेकर के भारत का स्वागत कर रहे थे? क्या पाकिस्तान के साथ संबंध इतने अच्छे थे कि कश्मीर में आतंकवाद शुरू हो गया, पूरे देश भर में एक बाद एक बम ब्लास्ट की घटना हुई, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट से लेकर के 26/11 तक घटना हुई, तो फिर पाकिस्तान के बारे में तो वो बात ही ना करें। जहाँ तक रही बात चीन की कि चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, तो उनको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण की 2013 में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी गई वह रिपोर्ट पढ़ लें, जिनमें श्याम शरण ने कहा था कि 2006 से 2012 के बीच में चीन ने भारत के लगभग 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यानी जब चीन के साथ, जो तथाकथित लोगों का तर्क है, संबंध बहुत बढ़िया थे, तब चीन ने भारत के ज़मीन पे कब्जा कर लिया। तब चीन भारत के ज़मीन पे कब्जा कर रहा था और भारत तिब्बत सीमा पर जो LAC है उस पर तेज़ी से सड़क, पुल इत्यादि का और हवाई पट्टी का निर्माण कर रहा था, जबकि भारत चुपचाप यह देख रहा था। चीन को तो दिक्कत तब से आनी शुरू हुई जब भारत ने उसकी भाषा में उसको जवाब देना शुरू किया। भारत ने भी सीमावर्ती क्षेत्र में LAC के समानांतर सड़क का निर्माण, पक्की सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, ऑल वेदर रोड का निर्माण, यानी जो सड़क सभी मौसम में चालू रह सके उस तरह के सड़क का निर्माण, हवाई पट्टी का निर्माण, इन सब चीज़ों पर तेज़ी से काम करना शुरू हुआ। तब चीन को दिक्कत होनी शुरू हुई। कुछ लोग व्यंग्यात्मक अंदाज में और मजाक बनाते हुए पूछ रहे हैं कि चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक कब होगी, भारत कब बदला लेगा। यह वही लोग हैं जब भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई की बात करता है तो अमन की आशा के गीत गाने लगते हैं। इनको लगता है कि भारत पाकिस्तान से ताकतवर देश है और भारत पाकिस्तान को पराजित कर देगा, पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन जब बात चीन की आती है तो इनको लगता है कि चीन आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से दोनों ही स्थिति में भारत से ज़्यादा ताकतवर है। एक तो इन्हें लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक या पाकिस्तान को भारत जिस तरह से जवाब देता है उस तरह का चीन को जवाब देने की भारत एक तो हिम्मत करेगा नहीं, और यदि हिम्मत किया भी तो चीन की तरफ से इतना करारा जवाब मिलेगा कि भारत धराशायी हो जाएगा और फिर इनको ताली बजाने का मौका मिल जाएगा। दरअसल ये लोग आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ ही नहीं पाए हैं। आप निश्चिंत रहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हर हाल में जवाब मिलेगा। तारीख भी हमारी होगी, समय भी हमारा होगा और जगह भी हमारे पसंद का होगा। बस इंतज़ार कीजिए।